बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नादरीन, ये वीडियो थोड़ी लेट है, इसके लिए माजरत। 3-1 घंटे शायद ज़्यादा हो गए इस वीडियो को बनाने में और आप तक पहुंचाने में। ये प्रॉब्लम थोड़ा सा रहेगा 1-2-3 दिन तक, और उसके बाद फिर चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी इंशाल्लाह। एक बड़ी खबर है जो मेरे तक अब पहुँची है और इसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर अभी ये तय कर लिया गया एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि इनके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस होगी और इनकी तैयारी की जा रही है। मजहबी सियासी जमातें जो हैं, चाहे वो फजलुर रहमान साहब हैं, चाहे वो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जमात इस्लामी हैं, बाकी लोग हैं, वो इस पे ऑन बोर्ड ले लिए गए और उन्हें यह कह दिया गया कि इसके ऊपर आपने खप नहीं डालनी। हुकूमती जमातें भी इसके ऊपर राज़ी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो बाहर मौजूद हैं उनमें से भी बेशतर को राज़ी कर लिया गया है। इमरान खान साहब को आइसोलेशन में डाल दिया जाएगा या कोशिश की जाएगी ये दिन निकाल दिए जाएँ और ये एक्टिविटीज़ कर ली जाएँ। इनमें जो 3 चीज़ें जिनके ऊपर बिल्कुल किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, ज़ीरो टॉलरेंस होगी और एक क्रैकडाउन भी शुरू कर दिया गया सोशल मीडिया पे, जिसका आगाज़ हो गया है। मुझे पता चला कि जिमी विर्क नाम से एक अकाउंट है सोशल मीडिया का, ये कोई बैरून मुल्क साहब रहते हैं और उनके भाई को उठा लिया गया फैसलाबाद के नज़दीक से, और उनको उठाने के बाद जो है वो दबाव डाला जा रहा है। और वहाँ से जो इतलात आ रही हैं वो भी यही इतलात हैं कि इन्हीं चीज़ों से मुताल्लिक रियासत को प्रॉब्लम हो रही है। जो पहला प्रॉब्लम है वो इसराइल फ़ौज भिजवाने के मामले पर है। जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो नहीं चाहती कि इसके ऊपर डिस्कशन हो, कोई ज़्यादा बातचीत हो, वो इन चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करना चाहते हैं। वज़रा जो हैं वो रोज़ाना इसके फ़ायदे गिनवा रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि जनाब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसराइल जानी चाहिए फ़ौज, फ़लस्तीन पहुँचनी चाहिए फ़ौज इसराइल की मंजूरी के बाद। ये डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश है, इसराइल की मंजूरी है और हमास को गैर मुसल्लह करना है और इसराइली जो सरहदें हैं उनको महफूज बनाना है, जबकि फ़लस्तीनियों की हिफाजत का एक दावा है। हकीकतन तो ये है कि फ़लस्तीनियों की जो एक मुज़ाहमत है या एक जद्दोजहद आज़ादी है वो अब हमेशा के लिए ऐसा लगता है कि ख़त्म होने जा रही है, और जो इसराइल नहीं कर सका वो ये फ़ौज कर देगी जो अब जा रही है फ़लस्तीन में या गाज़ा में। तो नंबर 1, इसके ऊपर किसी किस्म का वो कहते हैं जी कोई बात ना करे। इसके ऊपर बहुत दबाव आ रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, जो लोग इस पर बात कर रहे हैं उन पर बहुत दबाव आ रहा है और रोका जा रहा है कि इसके बारे में बात ना करें। नंबर 2, अफगानिस्तान से लड़ाई और कबायली इलाकों में ऑपरेशन पर इस हवाले से भी ज़ीरो टॉलरेंस है। वो कहते हैं जी इस बारे में तो बात ही ना करे कोई, क्योंकि ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा जुड़ती हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ। ये दोनों चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिशात की तकमील में हो रही। यानी डोनाल्ड ट्रंप की ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे, पाकिस्तान इसराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए और हमास को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए, और जहाँ फ़लस्तीनी है वो वहाँ महदूद रहें। फ़लस्तीनी रियासत बने या ना बने उसके बारे में वो अभी तक कन्फ्यूजन का शिकार हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो इस हवाले से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट डोनाल्ड ट्रंप को फॉलो कर रही है। अफगानिस्तान में डोनाल्ड ट्रंप को बगराम एयरबेस चाहिए। उन्होंने कहा जी अगर ये काम करोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर हम ये बताएंगे। अफगानियों के लिए हालात मुश्किल हो जाएंगे। अब अफगानियों ने तो मना कर दिया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात और समझाई है आलमी मीडिया को, और उन्होंने 2-3 मौक़ों पर यह बात की है कि बहुत सारे काम ऐसे हैं वो अब अमेरिकी फ़ौज को आगे नहीं करेंगे। वो काम वो अमेरिकी फ़ौज से नहीं लेंगे। वो काम करने के लिए उन्हें खित्ते में दीगर फ़ौजें मुयस्सर हैं और वो उन फ़ौजों के ज़रिए से वो काम लेंगे, जैसा कि उन्होंने हमास को ख़त्म करने का या हमास को कुचलने का जो फ़ैसला किया उसके बारे में भी उनका यही मानना है। तो इसराइल फ़ौज भिजवाने का मामला हो या अफगानिस्तान से लड़ाई का मामला हो, ये दोनों चीज़ें जाकर जुड़ जाती हैं डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिशात के साथ। और कबायली इलाकों में जो ऑपरेशंस हैं ये तो बड़े लंबे अरसे से चल रहे हैं। देखिए, मेरा एक सादा सवाल है, अगर इसी तरह अमन आ जाता ऑपरेशंस के ज़रिए तो बलूचिस्तान में पाकिस्तान की फ़ौज को गुज़िश्ता कई दहाइयों से फ्री हैंड है। वहाँ पे उन्होंने बड़े खौफनाक ऑपरेशन किए हैं और वो मुट्ठी भर दहशतगर्द है। वहाँ पे बहुत थोड़े लोग हैं लेकिन उन्हें ताज़ा खून मिलता रहता है जबरी गुमशुदगियों की वजह से, रियासती पॉलिसियों की वजह से, नाइंसाफ़ियों की वजह से और महरूमियों की वजह से उन्हें ताज़ा खून मिलता रहता है। इसलिए उनकी तहरीक चलती रहती है और अब तक पूरे बलूचिस्तान में अमन व अमान कायम नहीं हो सका। बलूचिस्तान में वो इलाके जो छावनियों की तरह बंद कर दिए गए हैं, वहाँ आप कुछ ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बाकी एरियाज़ में आप महफूज नहीं होते, किसी वक्त भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है। किसी सड़क पे आप ट्रैवल कर रहे हो और कई दहाइयों से फ़ौजी ऑपरेशन वहाँ चल रहा है। अगर फ़ौजी ऑपरेशन मसले का हल होता तो इंतहाई कमज़ोर वहाँ पे जो दुश्मन है उसको अब तक शिकस्त दे दी जाती। ये जो इस तरह की लड़ाइयाँ होती हैं इसमें आपने बयानियाँ खड़ा करना होता है। थोड़े दिन पहले मैंने इस पर तफसीली बात की थी। तो जब बलूचिस्तान में अमन नहीं आया तो अब कबायली इलाकों में अमन कैसे लेकर आएंगे? कबायली इलाके के लोग ये कह रहे हैं और सुहेल अफरीदी भी ये कह रहे हैं और जो उनके हमायती हैं बाकी लोग भी ये कह रहे हैं कि ये अमन के लिए तो है ही नहीं ऑपरेशन, ये तो मादनियात के लिए, हमारे वसाइल पे कब्जे के लिए ऑपरेशन है और यहाँ से हमारी मादनियात उठाकर ले जाई जाएंगी और दुनिया को बेच दी जाएंगी। और खैबर पख्तूनख्वा के जो कबायली हैं उन्हें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। तीसरा नुक्ता जो है ना वो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का नुक्ता है। मैंने आपसे कहा ना कि 3 चीज़ों के ऊपर क्रैकडाउन भी होने जा रहा है, 3 चीज़ों के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस भी फैसला कर लिया गया है और इन 3 चीज़ों के ऊपर रियासती बयानियाँ बनाने के लिए बहुत सारे लोगों को राब्ता भी किया गया है। यानी इस वक्त वफाकी वज़रा हूँ
या बाकी लोग हों जो एस्टेब्लिशमेंट के ज़्यादा करीब हैं, वो इसराइल फ़ौज भिजवाने के फ़ायदे गिनवा रहे हैं। उसको कभी सआदत कहते हैं, कभी कहते हैं मस्जिद अक्सा हमें मिल गई है। तो मुझे वो वीडियो भेजनी है ज़रा इन टाउटों ने कि मस्जिद अक्सा में पाकिस्तानी फ़ौजी खड़े हुए हैं और हिफाजत कर रहे हैं मुसलमानों की। ज़रा वो वीडियो मुझे भिजवा देना जब फ़ौज यहाँ से जाएगी तो। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि जी पार्लियामेंट को हम एतमाद में लेंगे, लेकिन हम करेंगे इसको इस तरह करेंगे, इन कैमरा करेंगे कि पब्लिक नहीं करेंगे कि क्या बातचीत हुई वहाँ पे इसराइल फ़ौज भेजने के हवाले से, और फैसला तो जिन्होंने करना उन्होंने ही करना है, तो वो पार्लियामेंट में तो नहीं होगा। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि कैबिनेट की मंजूरी ले लेंगे। तो जिस तरह की कैबिनेट है, इससे तो आप जिस मर्जी काम की मंजूरी ले लें, कोई भोंडे से भोंडा और बदतरीन काम भी आप इनके सामने रख दें और कहें जी ऊपर से ऑर्डर आ गया मंजूरी देनी है, तो वो फौरी तौर पर मंजूरी दे देंगे। अब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से एक माहौल बनाया जा रहा है और रोजाना तारीफों के पुल बांधे जाते हैं। कोई ना कोई ऐसा स्टेटमेंट आ जाता है जिसमें आर्मी चीफ की तारीफ हो रही होती है, जैसे कि अंसार अब्बासी साहब हैं, अब उनको इस्तेमाल किया गया है। अभी सुहेल बड़ाई साहब की भी बारी है, थोड़े दिनों में वो भी लिखेंगे कुछ ना कुछ ऐसा। फिर हमारे और बहुत सारे दोस्त हैं, मैं सबको नाम लेकर शर्मिंदा नहीं करना चाहता, लेकिन वो खुद शर्मिंदा होंगे। आने वाले दिनों में बहुत सारे ऐसे लोग आर्मी चीफ की तारीफें कर रहे होंगे उनकी एक्सटेंशन से पहले, क्योंकि उन सबको बता दिया गया है कि आपने कम से कम एक एक कॉलम, एक एक प्रोग्राम या एक एक वीलॉग आपने आर्मी चीफ के हवाले से करना है, उनकी तारीफों के पुल आपने बांधने और जरा डिफरेंट तरीके से। तो ये सब लोग अपनी अपनी वफादारी साबित करने के लिए बाकायदा अब इसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे। जैसा कि राणा सनाउल्लाह ने कल खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु से जोड़ दिया आर्मी चीफ को कि बिल्कुल वो वैसे ही जर्नैल है, हालांकि ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों के अंदर। एक उनके जूतों की खाक के बराबर भी नहीं है हमारे आर्मी चीफ इस वक्त। बहुत अच्छे आदमी होंगे, लेकिन नहीं, आप मुकद्दस हस्तियों के साथ ले जाकर आप नहीं मिला सकते। तो अब यहाँ पे जो है वो जो अंसार अब्बासी साहब ने कहा वो ये है कि हाफ़िज़ कुरान आर्मी चीफ के तकर्रुर को मुस्बत पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। उनकी क़यादत में फ़ौज के अंदर इस्लामी इक़दार और रूहानी वाबस्तगी को मजबूत बनाने की उम्मीद की जा रही है। तजवीज़ दी गई है कि फ़ौज में तरबियत, नज़्म ज़ब्त और क़यादत के तमाम पहलुओं में इस्लामी तालीमात को मज़ीद मुअस्सर अंदाज में शामिल किया जाए, ताकि पाक फ़ौज ईमान, किरदार और पेशा वराना काबिलियत का इम्तजाज बने। अब जब ये आर्मी चीफ आए थे तब आपको इस तरह का कॉलम लिखना चाहिए था ना, ताकि ये काम ये 3 साल में कर देते। अब जब उनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने जा रही है और आखिरी महीना रह गया है, तो आपने ये कॉलम निकाल के मार दिया। तो अंसार अब्बासी साहब, आप जितने मर्जी समझदार बन जाएं, कौम अब ये बात जान चुकी है कि आप ज़हनी तौर पे लोगों को तैयार कर रहे हैं कि इसी आर्मी चीफ के साथ आपको गुजारा करना है, और मैं आपको इसके फ़ायदे गिना रहा हूँ। इससे बेहतर आदमी आपको पाकिस्तान में मिलेगा नहीं। लेकिन अंसार अब्बासी साहब, आप मेरे से एक बात लिख कर ले लीजिए, अगर ये आर्मी चीफ तब्दील हो गया तो आप अगले आर्मी चीफ की मदह सराई भी इसी अंदाज में करेंगे। अगले आर्मी चीफ को भी आप इसी अंदाज में ज़मीन और आसमान के कलाबे मिला देंगे और आप ये कहेंगे कि उससे बेहतर आदमी कोई नहीं हो सकता। ये तारीख है आप लोगों की। ये बहुत सारे हमारे सहाफ़ी हैं, इनके बाल सफ़ेद हो गए बेचारों के, और ये बड़े मोतबर सहाफ़ी गर्दाने जाते थे पाकिस्तान में, लेकिन इन्होंने हमेशा जूते पॉलिश किए और इन लोगों ने हमेशा आर्मी चीफ़ों की गेमें उठाई हैं, और इन्होंने हमेशा जो है वो उन्हें बताया है कि आप तो खुदा के बाद सबसे बड़ा अवतार हैं इस वक्त ज़मीन पे। उनका दिमाग ख़राब करने के अंदर इन लोगों के बहुत बड़े बड़े किरदार हैं। अब नाज़रीन ने ये इन्होंने कहा, आर्मी चीफ को आप मदद के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? फौज के अंदर सिख, हिंदू, ईसाई कोई भी हो सकता है, और ये अब आप क्यों कर रहे हैं? यानी मेरी समझ से बाहर है। यानी इस वक्त ये तारीफें करने का मकसद क्या है? ये एक्चुअली ग्राउंड बना रहे हैं कि जनाब अभी ये आर्मी चीफ मजीद कंटिन्यू करेंगे, और ये अभी ये नहीं करेंगे, और बहुत सारे लोग भी ये तारीफों के पुल बांधने वाले हैं। क्या ये इस्लामी इक़दार है कि ख़वातीनों को जेलों में बंद कर दें? मारंग बलोच और तीसरी जो ख़वातीन है उनके साथ जो हो रहा है, ये इस्लामी इक़दार है? इस्लामाबाद में जो माएँ आई अपने बलोच बच्चों को ढूंढती हुई, क्या ये इस्लामी इक़दार है? मासूम बच्चों पे और ख़वातीन के ऊपर ड्रोन हमला हो जाता है, एयरफोर्स का अटैक हो जाता है, ये इस्लामी इक़दार है? आप मुझे बताएं ना, 25,000 बंदा उठा के जेलों में भर दिया, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करना कौन सा इस्लामी इक़दार है? ख़वातीन को सड़कों पे घसीटना कौन सा इस्लामी इक़दार है? उनकी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करके उनके बेडरूमों तक घुस जाना कौन सा इस्लामी इक़दार है? जजों की वीडियोस बनाना कौन सा इस्लामी इक़दार है? जबरी गुमशुदगियाँ सहाफ़ियों की, शायरों की, सियासतदानों की और वकला की करना कौन सा इस्लामी इक़दार है? अरकान पार्लियामेंट को अगवा करके, उनकी बहू बहन बेटियों को अगवा करके उन्हें मजबूर करना कि तुम वोट डालो 26वीं आईनी तरमीम के लिए, ये कौन सा इस्लामी इक़दार है? अंसार अब्बासी साहब, आप 10 कॉलमों में इतना नहीं लिखते जितना मैं आपको बता सकता हूं कि कौन सी इस्लामी इक़दार है जिनके ऊपर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इस वक्त अमल दरामद किया है। मुझे फौज से नफरत नहीं है, खुदा की कसम नहीं है, मेरी अपनी फौज है, मुझे इससे मोहब्बत है, मेरे बहुत सारे दोस्त, रिश्तेदार, भाई ये इस फौज के अंदर है, हमें उनसे बहुत प्यार है। लेकिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की गलत पॉलिसी के ऊपर अगर मैं तनकीद नहीं करूंगा तो जो हमने भुगता वो हमारे बच्चे भी भुगतेंगे। अपनी एक बोटी के लिए आप पाकिस्तान का ऊंट ज़िबा ना करें अंसार अब्बासी साहब, ना करें। कोलेटरल डैमेज को लेकर नाजरीन हमारे कुछ सहाफ़ी जो हैं वो अब खप डाल रहे हैं, रोला डाल रहे हैं, बड़ी तकलीफ हुई मुझे एक वाक़या याद है, लाहौर में उस्मान बुज़दार साहब का दौरे हुकूमत था और CTD ने एक कार्रवाई की थी। वो लाहौर से निकलती हुई गाड़ी को साहिवाल के करीब उसके ऊपर फायरिंग की गई, उसके नतीजे में माँ बाप मारे गए, उनके बच्चे मासूम जो हैं वो हादसाती उस हादसे के अंदर इत्तफाकिया तौर पे बच गए। वो बच्चे बच गए, उनकी वीडियो वगैरह आ गई, हमारे दिल ही फट गए थे और बड़ी तकलीफ हुई थी। हमने इस मामले को बहुत ज़बरदस्त तरीके से उठाया था
पाकिस्तान का सारा मीडिया आग बबूला हो गया था कि साहिवाल के अंदर इतना बड़ा जुल्म हो गया। हमने बड़ी गैरत दिलाई उस्मान बुज़दार को उस वक्त, लेकिन कुछ हो नहीं सका इसके ऊपर। आपको पता है खून बहा वगैरह कर आके तो ये मामला निपटा देते होते हैं। लेकिन बड़ी तकलीफ हुई थी कि माँ बाप छीन लिए बच्चों से उनके और मार दिए। वो बेगुनाह थे, ना वो दहशतगर्द थे, ना उनका दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक था। तो इसको कोलेटरल डैमेज उस वक्त करार दिया गया था। मैंने और तमाम सहाफ़ियों ने बड़ी ज़ोरदार आवाज़ उठाई थी, बड़ा रोला डाला था। मैंने बहुत सारे प्रोग्राम इसके ऊपर कर दिए थे, मुझे आज भी याद है। मुझे बल्कि कई लोगों ने कहा कि आप बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गए। मैंने कहा यार सोचो उन बच्चों के बारे में जो अपने माँ बाप के बगैर अब ज़िंदगी गुजारेंगे। उनकी तकलीफ आप देखो, वो सहमे हुए बच्चे, उनकी हालत आप देखो, कैसे उनका कत्लेआम कर दिया सीटीडी ने। मैंने ये मामला उठाया था। जिन सहाफ़ियों ने मेरे साथ मिलकर वो मामला उस वक्त उठाया था, वो आज खैबर पख्तूनख्वा के कोलेटरल डैमेज को जस्टिफाई कर रहे हैं टीवी पे बैठ के। वो कहते हैं जी ऑपरेशन होते हैं तो बंदे तो मरते हैं ना। ये तो होता है फिर। यार वो पंजाब में बच्चे थे तो हम लोगों ने सबने मिलकर शोर मचाया। क्या पश्तूनों के बच्चे नहीं हैं? क्या हमारे पश्तून हमारे भाई नहीं हैं? क्या वो इस मुल्क के शहरी नहीं हैं? क्या वो चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड हैं? क्या वो कोई और मखलूक है, कहीं और से आए हुए हैं? क्या उनकी ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है? क्या जो हमारे पश्तून भाई हैं उनका खून सस्ता है कि आप उन्हें मारें? कोलेटरल डैमेज के नाम के ऊपर क्या कभी किसी, ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात की हमारे कुछ दोस्तों ने, और ये वज़ीर आला ने भी शायद की ये बात, कि जनाब किसी जर्नैल का बच्चा तो नहीं मरता कोलेटरल डैमेज में, गरीब माँ का बच्चा मरता है, गरीब बाप का बच्चा मरता है। और जो फौजी भी शहीद होता है या मरता है वो गरीब बेचारा फैमिली से होता है। जो पुलिस वाला शहीद होता है, फौजी शहीद होता है, वो गरीब फैमिली से होते हैं बेचारे। जर्नैलों के बच्चे तो नहीं मरते कोलेटरल डैमेज में, वज़ीर आज़म के बच्चे तो नहीं मरते, बड़े बड़े वज़ीरों के बच्चे तो नहीं मरते कोलेटरल डैमेज में। इनका कोई मारा जाए ना कोलेटरल डैमेज में तो इनको पता चले कि कितना बड़ा सानिया, कितनी बड़ी मुसीबत है। घर से एक आदमी का जनाजा उठता है ना, और अगर वो बच्चा हो जिसने भी ज़िंदगी की बहारें भी ना देखी हो तो कोहराम मच जाता है। और रोज़ाना खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे जनाजे उठते हैं। मैं उन सहाफ़ियों को सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ एक लम्हे के लिए अपने बच्चों को अपने दिमाग में लाएं और ये सोचें कि एक अननोन ड्रोन आता है और वो बम मार दे और आपके बच्चे मारे जाएं और बाद में आपको खबर दी जाए कि ये कोलेटरल डैमेज था, तो क्या आप टीवी पे बैठ के ये कहेंगे कि ठीक है कोलेटरल डैमेज तो हो जाता है, खैर है कोई नहीं, मेरे बच्चे मारे गए तो क्या हुआ? आप नहीं कह पाएंगे। ये बड़ी तकलीफ होती है। उनको इंसान समझें आप। वो कबायली पश्तून जो है वो भाई है हमारे, आप उन्हें इंसान समझें, उनके साथ ज़्यादती ना करें। अच्छी बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में एक तो आर्मी चीफ गए, जाके उन्होंने कोई जरगे से बातचीत की। कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि ये जरगा ठीक था, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जरगे के अंदर जो लोग बुलाए गए ये चुने हुए लोग थे और मर्ज़ी की बात हुई है वहाँ पे। जो असल जरगा है, जो लोग शिकायत कर रहे हैं उनसे तो मुलाकात ही नहीं हुई और बात ही नहीं हुई। तो वो जरगा तो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने अनाउंस किया हुआ कि वो बुलाएंगे, देखते हैं वो जरगा क्या करता है। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब की आज फिर मुलाकात नहीं करवाई गई। इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए वो जुमेरात वाले दिन पहुंचे, चौथी मरतबा वो गए और चौथी मरतबा उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। अंदाज़ा कर लीजिए आप, वो 4 मरतबा वहाँ जा चुका वज़ीर आला और 4 मरतबा उसकी मुलाकात नहीं करवाई गई। उसने कहा कि किसी सूबे का हक डंके की चोट पर मैं लूँगा, अपने सूबे का हक, लेकिन किसी से भीख नहीं चाहिए। पाकिस्तान में जो पॉलिसी गलत होगी इसके खिलाफ हूँ मैं। उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा हमारे एक एक घर से 20-20 लोग शहीद हो रहे हैं। जिन लोगों के घरों पर मार्टर गोले और ड्रोन हमले होते हैं इसका दर्द वही समझते हैं। जो फौजी शहीद होते हैं वो भी मेरे हैं। कल कुरम में शहीद होने वाले फौजी के घर गया, उसके जनाजे को कंधा भी दिया। वो एक शहीद के जनाजे का बोझ कल 80,000 शोहदा का बोझ था मेरे कंधे पर। ये फौज भी मेरी है, पाकिस्तान भी मेरा है, इसलिए पाकिस्तान में जो भी गलत पॉलिसी होगी मैं उस पर बोलूँगा। देखिए हम अपनी पॉलिसियों से अपने फौजी शहीद करवा रहे हैं, अपने पुलिस वाले शहीद करवा रहे हैं। हमें दिमाग से काम लेना चाहिए। क्या ये पॉलिसी बलूचिस्तान में काम कर गई? नहीं कर गई। आपने जनाब बेशुमार सैकड़ों ऑपरेशन कर दिए कबायली इलाकों में, क्या ये पॉलिसी काम कर गई? नहीं कर गई। तो फिर जो इमरान खान ने पॉलिसी लगाई थी उससे अमन आ गया था ना, कम से कम 3 साल अमन रहा ना, तो फिर आप वही पॉलिसी लगाइए और उसी तरीके से चलिए। रियासती ताकत और रियासती डंडा ज़रूरी है, लेकिन वहाँ पे सियासी दिमाग अप्लाई होना चाहिए। जो ख्वाजा आसिफ ने खौफनाक धमकियाँ लगा दी हैं अफगानिस्तान को, इस लेवल तक तो ख्वाजा आसिफ के अपने करीबी लोग कह रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए था। और ख्वाजा आसिफ की तो धमकियाँ नहीं हैं, यानी ज़बान उनकी है, अल्फाज किसी और के हैं और वो दिखाई भी दे रहा है। नाज़रीन जाते जाते एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपके सामने रखता हूँ। काजी फ़ायद ईसा साहब की तबीयत साफ़ की है मुसद्दिक मलिक साहब ने बैरून मुल्क, कई तरह ये खबर दे चुके हैं। काजी साहब की चंगी तबीयत साफ़ की है मुसद्दिक मलिक साहब ने। तो काजी साहब जो है वो एक टॉयलेट पेपर की तरह थे। एक टिश्यू पेपर होता है, एक टॉयलेट पेपर होता है, इस्तेमाल हुआ और फारिग कर दिया और ड्रेन कर दिया। तो काजी साहब याद है आपको, जरदारी साहब बैठाते थे अपने पहलू में, शरीफ खानदान अपने पहलू में, डार आपके साथ बैठता था, इसाक डार जो आज डिप्टी वज़ीर आज़म है। कैसी आपको इज्जत देते थे, आप फिरौन बने हुए थे, आपने पाकिस्तान में किसी को इंसाफ नहीं दिया। तारीख के बदतरीन इलेक्शन आपने करवाए, जबर, फस्तायत, जुल्म, जबरी गुमशुदगियाँ बर्बाद करके रख दिया आपने पाकिस्तान का सारा जुडिशल फैब्रिक। देखें आप फिरौन थे अपने दौर में, आज आपकी बेइज्जती एक अदना कारकुन से करवाई जा रही है।
यही आपका नसीब है, और आप जैसे रास्ते पे जो लोग भी चलेंगे उनके साथ यही होगा। ये जिल्लत आपने अपने मुकद्दर में खुद लिखी है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।